हमारे दर्शक बंधु, सब्सक्राइबर्स, व्यूवर्स, आप सबको कोटि कोटि नमस्कार, प्रणाम। आपके सहयोग से मेरा चैनल चल रहा है। थोड़ा सब्सक्राइबर की कमी हो रही है और सब्सक्राइब आप लोग कर दिया करें तो चैनल जल्दी से मोनेटाइज हो जाएगा। आपके सहयोग की ही ज़रूरत है। आप जब कभी कोई पहला व्यक्ति जो कभी सब्सक्राइब नहीं किए हैं, कम से कम एक बार सब्सक्राइब कर दें। आपका तो कुछ नहीं जाता, लेकिन मेरा कुछ भला हो जाता। आप तो कर भी दीजिएगा तो आपके पॉकेट से कुछ लगने का नहीं, लेकिन आप थोड़ा सा अंगुल दबा करके सब्सक्राइब कर देंगे, लाइक कर देंगे तो मेरा कुछ बन जाएगा। तो कम से कम आपके सहयोग से मेरा कुछ बनेगा, तो हम भी आपके लिए कुछ नया नया चीज लाएंगे। कुछ पसंद आएगा, कुछ कम पसंद आएगा, कुछ साफ पसंद नहीं आएगा, सब तरह का होता है, क्योंकि काम करने वाले बनाने वाले को कुछ पता नहीं चलता है। आज फिर मैं विद्यापति जी का, अभी एक दो दिन चलेगा, इसके बाद फिर भिखारी ठाकुर का हिंदी एक्सप्लेनेशन दूंगा। आज फिर विद्यापति का जो कविता का बोल है कि चांद सार लय मुख घटना करे, इसी का हिंदी में उसका व्याख्या है। ये तो चूंकि मैथिल भाषा में है, मैथिल भाषा में से तो हमारे मैथिली भाई जितने हैं वो लोग बहुत अच्छी तरह से समझ सकते हैं। बाकी बात लोगों को मैथिली भाषा में समझ में नहीं आता है। हालांकि उसका जो मैटर है दिया गया, जो उसका व्याख्यान का तत्व है, वो बहुत सार तत्व है और बहुत अच्छी कविता है। विद्यापति जी हमारे मैथिल कोकिल के नाम से जाने जाते हैं। यह प्रसंग जो है, मैंने इसका एक प्रकार से जो सार है, भावार्थ है, वो जो विद्यापति जी का कविता का सार भावार्थ जो भी उत्पन्न होता है, उसका मतलब है कि चंद्रमा के समान जो चंद्रमा का सार तत्व घटना करू कविता है, इसके रचनाकार तो बता दिए भी आपको कि हमारे विद्यापति जी हैं, और उसका स्वरूप जो है चंद्रमा के सुंदरता से ही लिया गया है। ये जो प्रस्तुत अभी किया जा रहा है, इसका पदांश का रचनाकार तो मैथिल कोकिल विद्यापति जी हैं ही। ये पदावली का वर्णन खंड से संग्रहित है। विद्यापति के इस कविता में नायिका का रूप में राधा के अपूर्व सुंदरता का मनोयोग से चित्रण किया गया है कि कितनी सुंदर है। राधा की सुंदरता का चित्रण करने में उन्होंने अपनी सारी कल्पना को लगा दिया, यानी जितनी कल्पना वो कर सकते थे, सुंदर सुंदर कटा छटा वाली बात, वो सारे तत्व को उसमें लगा दिया। और इस पद में नायिका की सखी या द्वितीय नायक से नायिका का शोभा का वर्णन कर रहा है। एक तरह से कहिए तो तुलनात्मक वर्णन भी कहा जा सकता है। और इसमें हम लोग देखेंगे आगे कि किस प्रकार से वह कहती है कि हे सखी, विधाता ने चंद्रमा का सार तत्व लेकर उस सुंदरी का मुख की रचना की है। चांद सार लय मुख घटना करी, जिसे देख करके चकोर यानी रसज्ञ की आंख भी चकित हो जाए। उस सुंदरी ने अमृत जल से धोकर अपने मुख को आंचल से पोंछा, तो दसों दिशाओं में उसके मुख चंद्र का प्रकाश फैल गया। देखिए, इसमें विद्यापति जी का मैंने ऐसा कुछ नहीं है कि उन्होंने राधा को अपनी नजरों से देखा। ये उनकी काल्पनिक छटा है, ये काल्पनिक वर्णन है कि ऐसा था। इसमें अलंकार का भयंकर वर्णन हुआ है कि उस सुंदरी ने अमृत जल से धोकर
जब अपने मुख को अपने आंचल से पोछा तो दसों दिशाओं में मुख चंद्र का प्रकाश फैल गया। ऐसा क्या हो सकता है? लेकिन ये कृष्ण से जुड़ा हुआ, उनकी प्रेम का राधा से जुड़ी हुई सारी बातें को वर्णन उन्होंने अपने अलंकारिक दृष्टि से कर रहा है। ये सोचने समझने वाली बात है। कहता है युगों युगों के विधाता जब बूढ़े निरस हो गए हैं, तब उस सुंदरी की रचना किसने की? विद्यापति जी जब अंतिम अवस्था में चल रहे थे, तब उन्होंने इस कविता की रचना की और उनके सुंदरता का बखान किया। उन्होंने इस सुंदरी के रूप सौंदर्य का वर्णन करना मेरे लिए तो असंभव है, क्योंकि मेरे नेत्र ने उसे देखने में लगे हुए हैं, उनका विश्लेषण करने में नहीं। वह गुरु नितंबों के भार से चल नहीं पा रही, ऊपर से विधाता ने उसके मध्य भाग कटी को इतना छिन्न बना दिया है कि नितंबों के भार से उसका कटी कहीं टूट न जाए। इसलिए कामदेव ने त्रिबली रूपी लता में उलझाकर उसे बांध रखा है। कवि विद्यापति जी कहते हैं कि मैंने जिस रूप सौंदर्य का वर्णन किया है वह अनूठा और कौतूहल से भरा हुआ है। मिथिला के रूप नारायण राजा शिव सिंह इस रूप रस को जानते हैं। यानी कहने का तात्पर्य है कि उस समय मिथिला के राजा शिव सिंह थे, जिनको यह वर्णन अवगत हो गया था। क्योंकि हमारे विद्यापति जी राज दरबार में कवि का भी काम करते थे और कृष्ण, महादेव, शंकर, दुर्गा सबका एक वो आराध्य, एक पुजारी थे, एक भक्त थे। उसके उनके प्रति शंकर, महादेव, भगवान विष्णु अवतार कृष्ण सबकी छाया उनके ऊपर लगी रहती थी, उनका आशीर्वाद उनके साथ। वैसे तो एक कविता का वर्णन जो व्याख्यान मैंने किया है, उगना रे मोर कहते ही गला, शंकर जी खुद उनके साथ रहते थे नौकर बन करके। जो संजोग से उसकी पत्नी, उससे जलन होता था, उसको भगाने का प्रयास के क्रम में जब उसको मारने के लिए खदेड़ा तो विद्यापति जी ने कहा, भाग्यवान ही तुम क्या कर रही हो, खुद शिव हैं, खुद शंकर हैं। और शंकर ने यह शर्त रख दिया था कि भाई जिस दिन मेरा नाम उजागर होगा तो मैं नहीं रहूंगा। लेकिन यह बात तो प्रचलित है कि शंकर जी खुद उगना नाम से नौकर बन करके विद्यापति जी के साथ रहते थे। और आज भी उनकी छटा, उनका वरदान दिया हुआ विद्यापति जी को मधुबनी जिला में एक उगना महादेव नाम का मंदिर आज भी विराजमान है। यह तो उनका सबूत है। तो इससे यह बात साबित होता है कि विद्यापति जी कृष्ण के भक्ति, कृष्ण के प्रेमिका के रूप का वर्णन करना, भगवान महादेव शंकर का वर्णन करना, गंगा मैया का वर्णन करना, गंगा मैया का उन्होंने गंगा स्तुति लिखा है, दुर्गा का वर्णन करना, ये सब देवी देवताओं के भक्त, महान भक्तों में विद्यापति जी जाने जाते हैं। और कवि के रूप में उनको मिथिला में मैथिल कोकिल कहा जाता है और आज भी उसका नाम बहुत भयंकर रूप से लोगों के दिल में विराजमान है। और हार्दिक दिल से विद्यापति जी का नाम श्रद्धा से लेते हैं, दिल से लेते हैं कि एक महान मैथिली कवि थे।
और जबकि हिंदी भाषा की पढ़ाई जाती है उसमें भी विद्यापति जी की कविता का वर्णन रहता है, जबकि विद्यापति जी का कविता मैथिल में है और वह मैथिल भाषा हिंदी के पुस्तक में रहता है। टीचर लोग उसका एक्सप्लेन करके बताते हैं। तो यदि मैं इसको कविता के रूप में बताऊं तो क्या था कविता, क्या कविता उन्होंने कहा है, कविता में कहने का उनका मैथिल भाषा में क्या तात्पर्य उत्पन्न हो रहा है। वो कहता है कि चांद सार ले मुख घटना करू, चांद सार ले मुख घटना करू, लोचन चकित चकोरे, चांद सार लई मुख घटना करू, लोचन चकित चकोरे, अमिये धोए आप चरधनि पोछली, दह दिशि भे लेंजोरे। कहता है अमिये धोए आचर धनि पोछली, यानी उस पवित्र गंगा जल से अपने मुंह को धो करके आंचल से वह जैसे ही पोंछती है कि दसों दिशाओं में उसके मुख से चंद्रमा की रोशनी से इंजोर फैल जाता है। जुग जुग के बीही बूढ़ निरस उरे, कामनी कौन गढ़ली, रूप स्वरूप मोए कहते, असंभव लोचन लागी रे, मुरली तंबू भरे चले न पारे, मांझ खानी किनी निमाई। कहते हैं कि गुरु के कृपा से उसके नितंब का भार इतना बढ़ गया है कि उसको चलने में भी दिक्कत हो रही है, लेकिन उसका सुंदरता अपार होते जा रहा है। भांगी जाइत मन सिजे धरि राखली, त्रिबली लताय रुझाई, भनहि विद्यापति अद्भुत कौतुक, ई सब बचन स्वरूप, रूप नारायण ईश्रस जान थी, शिव सिंह मिथ लो भूपी। कहते हैं कि जिस दिन, जिस समय, जिस काल में विद्यापति जी थे उसमें शिव सिंह के राजा थे, शिव सिंह नाम के राजा मिथिला के थे, और राजा के दरबार में वो राज कवि के रूप में काम करते थे और वो अपनी कविताओं, अपनी रचनाओं को शिव सिंह राजा के सामने प्रस्तुत करते थे। राजा बहुत प्रसन्न थे, क्योंकि राज दरबार में जो भी कवि थे वो राजा के मनोरंजन के लिए काम करते थे, लेकिन विद्यापति जी की जितनी भी रचनाएं थी ये उन रचनाओं में था जिसमें राजा शिव सिंह को इसकी कविता का जो शब्दों का जो मेल, जो शब्दों का तारतम्य, शब्दों का जो सार तत्व था, इस ढंग से वर्णन करता था कि ऐसा लगता था कि आज भी कहीं कृष्ण है, कहीं राधा है,
और उसका मिलन हो रहा है और विद्यापति जी उनको देख के आए हैं और उनकी सुंदरता का वर्णन कर रहा है। इन सभी चीजों को, सार तत्व को मिलाकर देखने के बाद विद्यापति जी के अंतिम लाइन में कहते हैं कि राजा मिथिला के नृप शिव सिंह थे, जिनको इनके सभी कामों का बारे में पूरी जानकारी थी कि विद्यापति जी ने क्या कहा है, विद्यापति जी क्या करते हैं। ये कहां से शब्दों को ढूंढ करके अलंकार के रूप में उसको ढालकर उनकी सुंदरता का इतनी छटा का बेजोड़ वर्णन करते हैं, जिससे लगता है कि विद्यापति जी उसको देख के आए हैं और मेरे सामने कविता के रूप में वो वर्णन कर रहे हैं। यानी एक प्रकार से कहा जाए कि मैथिल कोकिल तो है ही, लेकिन मेरे अनुसार उनको एक प्रकार से ऐसा कहा जाए कि वो एक प्रकार का ऐसा अलंकारिक कवि थे जिन्होंने अपने अलंकार से उस कविता का एक सजीव रूप से वर्णन दिया। न गजब का लाइन है, जरा श्रोतागण इसको ध्यान से सुने, कि स्किप ना करें, इसको समझें कि किस प्रकार से उन्होंने वर्णन किया है इस कविता का। कि गंगा जल से मुख धो करके अपने आंचल से पोछा तो चंद्रमा की रोशनी, सोचिए, मुख से उसकी चंद्रमा की रोशनी ऐसी हुई कि 10 दिशाओं में उसका इंजोरा फैल गया, जबकि चंद्रमा का भी रोशनी 10 दिशाओं में नहीं फैलता। इसका मतलब हुआ कि उनकी सुंदरता तो चंद्रमा से भी ज्यादा थी। तो इस प्रकार से यह विकट, यह महाप्रलय को एक प्रकार से साबित करता है कि उनकी सुंदरता से जितने भी कष्ट है वो सब यूं ही मिट जाता है। विद्यापति जी के अलंकार का मैं दाद देता हूं, उन्होंने जिस अलंकार, जिस छंद का प्रयोग किया है, वह निश्चित ही एक अमूल चीज है, जिसका काट आज भी कोई नहीं देता। मैंने चांद सार लय मुख घटना करूं विद्यापति जी के लिखी हुई कविता का अपने आप जितनी मुझे जानकारी है, मैं अपनी भाषा में, हिंदी में उसका एक्सप्लेन करने का भरसक प्रयास किया हूं। अब हमारे दर्शक बंधु को कितना अच्छा लगेगा कि मैं कितना अच्छा उनका एक्सप्लेन किया, ये तो दर्शक बंधु अपना कमेंट करके बतावें तो मुझे ज्यादा खुशी होगी। यदि कमेंट करके बताएंगे कि मैंने अच्छा या खराब भी लिखेंगे तब भी मुझे अच्छा ही लगेगा, और अच्छा लिखेंगे तो अच्छा लगेगा ही। खराब लिखने से अच्छा क्यों लगेगा कि वो हमें थोड़ा सा ढूंढना पड़ेगा कि मैंने विद्यापति जी के कविताओं का वर्णन करने में मैंने कहां पर चूक किया। इस चीज का हमको स्टडी करने में सहयोग मिलेगा, और यदि अच्छा करेंगे तो हमको ये संतुष्टि होगी कि जितनी भी शब्दों का मैं उपयोग करके विद्यापति जी के रचना का व्याख्यान, उसके कविता का व्याख्यान हिंदी में कर रहा हूं, हमारे जितने भी दर्शक सब्सक्राइबर बंधु हैं उनके दिमाग में इतनी बातें जा रही है कि उनको लग रहा है कि जो बातें विद्यापति जी ने मैथिली भाषा में कही वो बातें हमें हिंदी में सुनने को मिल रहा है। मैं ज्यादा तो कुछ कह नहीं सकता, मैं विद्यापति तो हूं नहीं, मैं विद्यापति के एक कण के समान भी नहीं हूं। मैं नहीं कहता हूं कि मैं विद्वान हूं, मैं विद्यापति के एक कण के बराबर भी नहीं हूं, एक बूंद के भी बराबर नहीं हूं। मैं बड़े पढ़े लिखे, जितना पीएचडी हुई वो अलग चीज है, लेकिन उनकी तुलना यदि किया जाए तो मैं उसका एक बूंद के समान भी नहीं, एक तिनके के समान भी मैं नहीं। मैं इतना प्रशंसक, इतना बड़ा प्रशंसक हूं विद्यापति जी का, और मैं ज्यादा नहीं कहना चाहता। आप लोग सभी दर्शक बंधु से मेरा निवेदन है कि जो पहली बार वीडियो पर आए हैं वो कम से कम सब्सक्राइब करने का जरूर प्रयास करें। इससे मेरा हौसला थोड़ा बुलंद होता है और काम करने में दिलचस्पी लगती है, और उसका खोज करके उसका एपिसोड निकालते हैं और आगे काम को बढ़ाते हैं, करते जाते हैं। बूंद बूंद से तालाब भरता है। यदि आप एक सब्सक्राइब करेंगे तो दूसरा भी करेंगे।
कहीं 1000 भी पुरता है तो वो स्टार्ट एक से ही होता है। और आप यदि एक करेंगे फिर कोई एक करेंगे तो एक एक करते करते वो 1000 में तब्दील हो जाता है, फिर मेरा काम हो जाएगा। फिर मैं दर्शक के लिए तो सब दिन चैनल बना है तो यह सब दिन चलेगा, मैं रहूं या ना रहूं लेकिन चैनल चलता रहेगा। मैं अपनी गारंटी तो दे नहीं सकता कि मैं कितना दिन जीऊंगा, लेकिन मैं जब तक जीऊंगा काम करूंगा और आपको अच्छे अच्छे बहुत सारे विद्वानों का आपको प्रदर्शित करूंगा आपको वीडियो के रूप में। अब ज़्यादा मैं क्या कहूँ, आपसे निवेदन है कि सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। इतना करने के लिए आपको मैं हार्दिक दिल से कहता हूं कि आपका मैं आजीवन आभार प्रकट करूंगा और आपके लिए इस कार्य का सत सत नमन है। मेरे जो पिता तुल्य हैं, चाचा तुल्य हैं, भाई तुल्य हैं, छोटे भाई समान है, सबको मेरा प्रणाम आशीर्वाद। छोटे सभी खुश रहें, बड़ों से आशीर्वाद मांगते हैं कि मेरा काम जल्द से जल्द आगे बढ़ाने का प्रयास करें। आपके आशीर्वाद से ही हो सकता है। थोड़ा थोड़ा आशीर्वाद यदि सबका जमा होगा तो बहुत बड़ा आशीर्वाद होगा और इस तरह से चैनल मोनेटाइज हो जाएगा तो फिर सब दिन चलते रहेगा। मैं दर्शकों के लिए हमेशा लाते रहूंगा, हमेशा प्रस्तुत रहता हूं और कोशिश करूंगा अच्छा से अच्छा और सारा चीज लाऊंगा। मैं इतना ही कह करके अपने वचन को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत।